स्टडीमेंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो जनरल साइंस से संबंधित है और उस टॉपिक का जो टाइटल है, टॉपिक का जो नाम है वो है पादपों में पोषण। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो सभी आज के वीडियो में जो सभी बिंदु हैं ये NCERT पुस्तकों पर आधारित हैं और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो कठिन शब्द हैं उनका अंग्रेजी रूपांतरण भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ताकि उनको इसे समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। इसमें हम आपको चित्रों के माध्यम से भी ये बिंदु समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से इनको समझ सको। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक। पहला बिंदु है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि जो है उसको पोषण कहते हैं। तो पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। दूसरे बिंदु की बात करें, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होता है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो स्वपोषण करता है। ऐसे पादप जो होते हैं उनको स्वपोषी पादप कहते हैं, कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। फिर है जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। कि कुछ जंतु होते हैं या कोई अन्य जीव जो होते हैं वो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतुओं जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। मतलब जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। फिर हम अगले बिंदु की बात करें, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। अगले बिंदु की हम बात करें, इसमें दिया गया है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं, और पत्तियां जो हैं वो पादप की खाद्य होती हैं। तो पत्तियां जो हैं वो वहाँ तक वो जड़ के माध्यम से वो खनिज पहुंचते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, इसमें दिया गया है कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र का अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर दिया गया है। इनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कि ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हीं से इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगले बिंदु की हम बात करें, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है वो बता दिया गया है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, वो क्लोरोफिल कहलाता है। यह क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो इस क्लोरोफिल का क्या काम है? ये प्रकाश ऊर्जा को पत्तियों में संग्रहित करने का काम करता है। अगले बिंदु की हम बात करें, खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्या होता है? ये हमेशा सूर्य की उपस्थिति में ही होता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा पौधों तक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं होती है। अगले बिंदु की हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का संचयन पत्तियों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण वो करती है। इस प्रक्रम में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो निर्मुक्त होती है। तो यहाँ इस सूत्र के जो रासायनिक सूत्र है इसके माध्यम में से बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य प्रकाश और या फिर क्लोरोफिल इनके कारण ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है। अब हम आगे बात करें, सजीवों का शरीर जो है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिका सेल, तो कोशिका क्या होती है, ये सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों से बनी होती हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये सब हम चित्रों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अगले बिंदु की हम बात करें, कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ द्वारा वो घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। पत्ती के स्टार्च या मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। अगले बिंदु की बात करें कि गीली दीवारों, तालाबों या फिर ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी बन जाते हैं। हमें हरी हरी जो है वो सतह वहाँ पर दिखाई देती है, उनको शैवाल कहते हैं। तो ये शैवाल आपको दिखाई देते हैं, कैसे रंग के होते हैं, ग्रीन ग्रीन ये होते हैं, हरे हरे दिखाई देते हैं। इन शैवालों में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हमें हरे दिखाई देते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, कवक या फंजाई जो हैं ये अपना भोजन जो है वो मृत या फिर अपघटित जैव पदार्थ जो होते हैं उनसे वो प्राप्त करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मृत जीवी। सबसे पहले हम बात करें जो कोशिका का हमने चित्र दिखाया था, तो ये वो कोशिका है। कोशिका के बारे में जो बिंदु बताए थे ये कोशिका का चित्र है। इसमें ये केंद्रक होता है, ये कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पर केंद्रक, ये जो बिंदु से हैं ये केंद्रक हैं और ये जो बाहर की सतह इनकी दिखाई देती है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो इन तीनों के बारे में हमने समझ लिया चित्र के माध्यम से। फिर हमने रंध्र मतलब जो छिद्र थे उसके बारे में समझा है। द्वार कोशिकाएं ये यहाँ पर दी गई हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, ये पत्ती है और ये पत्ती का इसमें भाग दिखाया गया है। द्वार कोशिकाएं इसमें कौन सी होती हैं और रंध्री द्वार जो होते हैं वो कौन से होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं। तो ये उस बिंदु में हमने देख लिया था। एक बिंदु में हमने देखा था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। तो यहाँ पर ये सूर्य है, सौर ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, ये पत्तियाँ जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन है और हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पौधे छोड़ने वाली गैस लेते हैं और शुद्ध हवा हमें देते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये हमने पढ़ लिया, और ये जड़ों के माध्यम से जल एवं खनिज जो हैं वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये हमने उन बिंदुओं में देख लिया था। यहाँ पर जो आप पत्तियाँ देख रहे हैं ये अलग अलग रंगों की, अलग अलग पौधों की ये पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है। अगला बिंदु की हम बात करें, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु भी पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर मृदा में वो क्या कर देते हैं, उसको निर्मुक्त करते हैं। अगले बिंदु की बात करें, कीटों का भक्षण करने वाले पादप जो हैं वो कीटभक्षी
कहलाते हैं, जैसे कि विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू आदि जो पौधे हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें कि कुछ जीव जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनको सहजीवी कहते हैं। सह मतलब साथ रहने वाले जीव सहजीवी कहलाते हैं, जैसे कि लाइकेन में कवक व शैवाल जो हैं वो सहजीवी पाए जाते हैं। कवक व शैवाल दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, कुछ जीवाणु जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित ये कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। यह चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में ये पाए जाते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति ये करते हैं। अब हम इनको चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने देखा था जो परपोषी पादप होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो इसमें आप देखोगे ये अमरबेल आपको दिखाई दे रही है, तो ये इस पेड़ पर आश्रित है, तो ये परपोषी कहलाती है। जो परपोषी पादप वो होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कीटभक्षी पादप के बारे में हमने उस बिंदु में अध्ययन किया था, तो ये कीटभक्षी पादप है। इसकी पत्तियों के किनारे पर ऐसी टोकरी होती है, वो टोकरी ऊपर से खुली हुई होती है और कीट पतंगे जो हैं वो इसके अंदर आकर गिर जाते हैं। उसके बाद में ये ऊपर से बंद होती है, तो वो कीट पतंगों को खाकर अपना गुजारा करता है। तो ये पौधा जो है ये कीट पतंगे खाता है, तो ये कीटभक्षी है। ये कवक हैं जो सड़ी गली चीज़ें होते हैं उन पर ये छत्रक उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये छत्रक जो है सड़ी गली वस्तुओं पर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हमने कवक के बारे में एक बिंदु पर अध्ययन किया था, तो यहाँ आप देखोगे ये कवक है, ये कुछ दिनों बाद सड़ गल कर इस पर कवक, ये ब्रेड जो है इस पर ये कवक निर्मित हो जाते हैं, इस पर फफूंद सी आ जाती है, तो वो कवक है। तो इस वीडियो में हम बस आज इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।